नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम लोग जो सीरीज शुरू किए हैं, जो हमारा एक अभियान चल रहा है कि बिहार पुलिस की जो भर्ती आई है जिसमें आपको एक पक्का सीट कराना, और बिहार दरोगा का भी खास करके आपको पता होगा कि जिसमें हम वर्दी सीरीज चला रहे हैं, उसमें भी आपकी एक सीट को कंफर्म कराने के लिए हम लोग सब जद्दोजहद कर रहे हैं। आपकी भी कोशिश लगातार बढ़ते जा रही है और इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना ज़्यादा हम लोगों पे विश्वास हो रहा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सबों का। आप लोगों का जो समर्थन मिला है और आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, मतलब उसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत बच्चे अच्छे अच्छे जो हैं वह कॉल कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इसी को चलाइए, जारी रखिए। थोड़ा बहुत जो कमियां हो रही है उसको दरकिनार करते हुए हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि बेहतरीन प्रोग्राम के साथ आपके साथ जुड़ें और एक अच्छा रिजल्ट आप लोगों का बने, यही हम लोग प्रार्थना भी करते हैं। और ये साल भले ऐसे निकल जाए, लेकिन नई साल आपकी वर्दी वाली हो, नई साल आपके सितारों वाली हो। तो चलिए उसी सीरीज के तहत हम लोग फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हैं। जो आपका दिख रहा होगा सेट नंबर 45 का है, और जो कि हम लोग अभी तक 44 करा चुके हैं। 45वें सीरीज की बारी है, ये शनिवार का हुआ था, अब आपको रेगुलर वे में लगातार मिलते जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पता होगा, ऊंची उड़ान वादा सफलता का आपके लिए जो टेस्ट सीरीज करा रही है उसका 45 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि जो बथुकम्मा महोत्सव मनाया गया, ये किस राज्य का, गिनीज वर्ल्ड में इसको रिकॉर्ड किया गया। तो ये एक तेलंगाना का जो है ये महोत्सव है, जो बहुत फेमस महोत्सव माना जाता है। और ये कहा जाता है कि जो माँ गौरी है, जिसको गौरी पार्वती आप कहते हैं, उनको समर्पित जो है ये एक पर्व है, जो कि कहा जाता है। इस शब्द को अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे, बथुकम्मा शब्द का मतलब माँ देवी, आप जानते होंगे माँ देवी के लिए, और एक शब्द कहा जाता है कि जीवित हो जाओ। इस बथुकम्मा का मतलब होता है जीवित हो जाना, यानी जीवित हो जाओ, कुछ ऐसा करके एक टर्म्स होता है। ये फूलों से पूरा त्यौहार मनाया जाता है, महिलाओं के द्वारा पूरी तरह से 9 दिनों तक सजाया जाता है। शंक्वाकार आकार में जो है फूलों से, जो उस समय की मौसमी फूल होती है, उससे यह सजाया जाता है और महिलाओं के द्वारा विशेष करके ये पर्व जो है वह मनाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। 9 दिनों तक लगातार जो है ये फूलों से चलाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां जो है एम एस स्वामीनाथन जो पुरस्कार है, एम एस स्वामीनाथन आप जानते होंगे कृषि के क्षेत्र में जनक के रूप में कहा जाता है हरित क्रांति का, उनको उनके नाम से सम्मान एक दिया जाता है। और ये सम्मान पूछा जा रहा है कि 2000 जो अभी दिया गया 31वां किन्हें दिया गया है। तो ये जो दिया गया है, अगर हम अनंत दर्शन शंकर का बात करेंगे तो इन्हें 30वां दिया गया था। 31वां जो है वह सहज समृद्ध सामुदायिक एक आंदोलन है उसको, और एक बीरप्पन जो है मछुआरों का नेता है, इनको जो है यह दिया गया। अगर हम एक एक करके आपको बात करें तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि ये सहज समृद्ध जो आप बात कर रहे हैं, ये सहज समृद्ध जो है ये एक मैसूर का है। और ये कहा जाता है कि ये जो समुदाय है ये पारंपरिक कृषि करने को लेकर के, कृषि में संरक्षण को लेकर के, साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्रों में डेवलपमेंट करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के साथ साथ कुछ आधुनिक पद्धति और साथ ही साथ जो पारंपरिक पद्धति है, दोनों को साथ लेकर के चलने को ये बात करता है, संरक्षित करने को। और ये 60 वर्षीय जो है यह एक कहा जाता है, हाँ ये बीरप्पन जो है ये 60 वर्षीय है, और ये जो है पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, कृषि के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, इसी से रिलेटेड ये है। ये कब से दिया जा रहा है, तो साल 2004 से जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है। चलिए अच्छा, इसको कौन देता है, तो रोटरी क्लब ऑफ मद्रास जो है उसको ये पुरस्कार से सम्मानित करता है। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता जो सूचकांक है, एक सेकेंड सॉरी, 2025 का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है, भारत जो पूछ रहा है कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ये जो है 128वां हासिल किया है, जो कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि 128वां रैंक हासिल करना स्वतंत्रता सूचकांक में, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ा क्या है, चिंता का विषय माना जाता है। कहा जाता है कि ये अधिकतर जो है, मतलब इसको सूचकांक में आप 128वां रखेंगे और टर्म्स यूज करेंगे तो अधिकतर जो है अस्वतंत्र है, मतलब हमारी जो आर्थिक स्वतंत्रता है वह पूरी तरह से कह सकते हैं स्वतंत्र नहीं है, अधिकतर अस्वतंत्र है। सोचिए जब 128वां रैंक होगा तो कहीं ना कहीं अस्वतंत्र ही होंगे। कुल मिलाकर के जो स्कोर मिला है वो 53 पॉइंट को जो है वह स्कोर मिला है। 176 देशों में जो है ये स्थिति बना हुआ है, और ये जो जारी करता है सूचकांक, इससे ये स्थिति पता चलता है कि आपकी स्वतंत्रता की स्थिति राज्य में या देश में क्या है। ठीक है, ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जो है, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जो है यह जारी किया गया। अगर एशिया प्रशांत क्षेत्र का बात करेंगे तो भारत का 26वां रैंक है 39 देशों में। हाल ही में 51 फुट की ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो यह अनावरण जो है आपको मिसिसॉगा है टोरंटो कनाडा में, वहीं पर क्या किया गया, 51 फुट का जो है भगवान राम का जो है वो मूर्ति एक लगाया गया है, जो कहा जाता है भारत के दिल्ली से जो है इसे बना करके भेजा गया फाइबर से।
और स्टील से दोनों का निर्माण कराया गया है, मतलब फाइबर प्लस स्टील इस दोनों से मिल करके जो है इसको निर्माण कराया गया दिल्ली से, और इसको भेजा गया है। और कनाडा के कहाँ पे, तो मिसिसॉग में जो है इसे क्या किया गया, स्थापित किया गया है। और ये कहाँ पर लगाया गया, तो जगह का नाम जानते नहीं है तो जान लीजिए हिंदू हेरिटेज सेंटर है, वहीं पर जो है इसको लगाया गया है। तो हिंदू हेरिटेज सेंटर कब, अगस्त में से बनाया गया है, अगस्त 2025 में, 7 अगस्त को। भारत में पहला ईवीएम आधारित जो है ईएमआई आधारित जो क्रेडिट कार्ड है वो किसने लॉन्च किया है, तो ईएमआई आधारित जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया वो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत पे, यानी सीधा सीधा आपकी जो मतलब जो पेमेंट है उसको सीधा 12 महीने में कन्वर्ट कर देगा ईएमआई के थ्रू, इसी का बात कर रहा है। हाल ही में किस देश ने, कई देशों ने क्या किया है कि फिलिस्तीन राज्यों को मान्यता दिया है, फिलिस्तीन को राज्यों का मान्यता दिया, इनमें से कौन सा है देश जो घोषणा नहीं किया है, तो सभी देशों ने, बहुत सारे देशों ने किया, जिसमें भारत ने भी किया है, फ्रांस ने भी किया है, कनाडा ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, स्पेन ने किया है, नॉर्वे ने किया है, आइसलैंड ने किया, कई देशों ने किया है। उसमें से यूएस जो है इसने जो है इसकी घोषणा नहीं की है, तो यूएस जो है अभी फिलिस्तीन को लेकर के उसको मान्यता नहीं दिया है। अगस्त 2025 में किस देश ने बेहद कम विलंबता यानी अल्ट्रा लो लेजेसी के साथ जो है लेटेंसी के साथ जो है 6G का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण कर लिया, यानी 6G का परीक्षण कर लिया। तो ये यूएई ने क्या किया है, 6G का भी क्या किया है, परीक्षण किया हाल ही में, अबू धाबी जिसकी राजधानी है वहीं पर, और बहुत प्रयास किया गया है कि कम कॉस्ट में, या फिर कह सकते हैं बहुत कम लेगेसी के साथ जो है उसको क्या किया जा सके, विलंबता के साथ चलाया जा सके। अगस्त 2025 में किस पूर्व खुफिया प्रमुख को, हाँ अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है, नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जो है डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। एक डॉक्टर्स थे जिनका नाम था विधान चंद्र रॉय, है ना, उनके द्वारा ही ये, उनके ही मतलब उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। साथ ही साथ बात करेंगे जुलाई 2025 में भारत ने किस देश के साथ पासेक्स 2025 जो है वह नौसैनिक अभ्यास किया है, तो भारत ने ये जो पासेक्स अभ्यास किया है ये ग्रीस के साथ किया है। किसके साथ किया है, ये ग्रीस के साथ जो है अरब सागर में ये द्विपक्षीय जो है ये ग्रीस के साथ तो किया है। और इससे पहले अगर चलेंगे तो 2024-25 में जो है वायुसेना का भी जो है अभ्यास किया जा चुका है। हाल ही में बिहार राज्य के गृह मंत्री किन्हें दिया गया, अभी तक गृह मंत्री जो था नीतीश कुमार जी अपने हाथ में रखते थे, लेकिन इस बार जो है गृह मंत्री सम्राट चौधरी को जो है वो गृह मंत्री दे दिया गया। वहीं पर अगर विजय सिन्हा का बात करेंगे तो विजय सिन्हा को आप देखेंगे तो क्या नाम है, राजस्व और भूमि जो है डिपार्टमेंट वो दे दिया गया है। वहीं नितिन नवीन जो आपको नाम दिख रहा होगा उनको पथ निर्माण विभाग दिया गया, और नीतीश कुमार जो है हमारे मुख्यमंत्री के तौर पर बने। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस जो है वह कब मनाया गया, तो मधुमेह दिवस जो है हर 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो इंसुलिन का खोज किया गया था, क्योंकि मधुमेह आपको पता होगा एक गंभीर बीमारी के रूप में उभर करके सामने आया, और साल 1991 में एक व्यक्ति पैदा हुए जिनका नाम था अब सर फेडरिक बेंटिंग जो है, उन्हीं के सफल प्रयास से 1922 में जो है मधुमेह रोगों को लड़ने के लिए जो है इंसुलिन दवाइयों का इजाद किया गया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 14 नवंबर को क्या कहता है, मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने निश्चय स्वयं सहायता समूह भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवा को 1000 रुपये देने की घोषणा की, तो ये बिहार राज्य की सरकार है जिसने हर युवा वर्ग जो अपना नौकरी ढूंढ सके, तब तक जब बेरोजगार हैं उन्हें 1000 रुपये के मंथली के हिसाब से है 2 साल तक उन्हें प्रोवाइड करवाया जा सके, नौकरी खोजने में मदद मिल सके, तो ये बिहार राज्य हो जाएगा। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, आपको पता होगा हाल ही में भी जेनजी शब्द आप सुने होंगे, जो एक डिजिटल टर्म्स है, आपके एज के आधार पे बनाया गया है। तो ये नेपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उनको एक तरह से याद रखने या फिर उनको मारे जाने की शोक में जो है दुख में जो है शोक दिवस के तौर पे जो है मनाए जाने की घोषणा जो सुशीला कार्की हैं, जो कि पता होगा कि आपकी वहाँ की एक तरह से प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा ये घोषणा किया गया। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ऑप्शन है आपके पास 20वां, 22वां, 23वां और 24वां। यानी आपसे पूछ रहा है कि बिहार महिला आयोग का जो है 19 सितंबर को क्या मतलब इससे पहले अभी तक कितनी बार हो चुका है और अभी क्या मनाया गया, तो ये 24वां हो जाएगा। ये 24वां स्थापना दिवस जो है यह मनाया गया है। और बिहार जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष विजया किशोर रटाहट है ना, उनके प्लस नीतीश कुमार जी, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया अभी इसको हाल में कंडक्ट कराया है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में जो है ये किया गया है।
जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा क्या किया गया, इसकी शुरुआत की गई है। और ये कहा जाता है कि जो हुआ वहाँ पर कराया गया है, एक कॉलोनी है डिफेंस कॉलोनी, वहीं पर डिफेंस कॉलोनी में इसको कराया गया है। ये इसलिए ताकि महिलाओं का जो है पूर्ण रूप से इलाज कराया जा सके, उनकी जानकारी को गोपनीय रखा जा सके। और यह एशिया का पहला जो महिलाओं के लिए सिर्फ जो है यह केंद्रित होगा, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होगा। और यह एशिया का पहला ऐसा है जो महिलाओं के बारे में सिर्फ करेगा। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? तो डिजिटल कृषि निदेशालय जो है वह बिहार राज्य में ही क्या किया गया, इसे गठित किया गया। कृषि की सेवा को जो है पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना, यानी कौन सा अभी दर चल रहा है, क्या एमएसपी दर है, मौसम का क्या स्थिति है, कौन सा फसल लगाने का क्या सही समय है, बाजार का भाव क्या है, सरकारी स्कीम क्या क्या है, तो ये सारे चीज़ों से संबंधित डिजिटल कृषि फॉर्म लाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म लाया जा रहा है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट योजना किस राज्य में जो है इसको लाया गया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन क्या है, किस बंदरगाह को जो है हरित ये तौर पे लाया गया है? तो ये आपको हो जाएगा बंदरगाह आधारित, एक मिनट, हाइड्रोजन पायलट परियोजना के तहत जो है ये गुजरात, आपको पता होगा कांडला बंदरगाह जो है वहाँ पर ये किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला जो है स्थान मिला है? तो ये पहला स्थान जो है वैश्विक सूचकांक में लगातार ये आइसलैंड को मिला है। किसको मिला है? आइसलैंड को जो है यह पहला स्थान मिला है। टोटल कहा जाता है कि भारत का स्थिति देखेंगे तो 115वां स्थान है और नंबर 1 पर जो है वह आइसलैंड है। फिर उसके बाद चलेंगे तो न्यूजीलैंड आ जाता है, आप गौर करेंगे तो न्यूजीलैंड फिर आ जाता है। इस तरह ये जारी किया जाता है और जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है वह संस्था है, वो जारी करता है और ये लगातार जारी किया जाता है ताकि दुनिया में वैश्विक स्थिति में शांति का पता चल सके। साहित्य अकादमी किसके द्वारा लिखित उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद जो है हिंदी अनुवाद अंतिम दिन किया गया है? तो ये जो है हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया ये पूछ रहा है आपसे। और फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ये बुक जो है जो जारी किया गया है, ये जोलांसक मैनस्किक्स जो है ये इनका बुक है और रेखा सेठी जो है इन्होंने क्या किया, इसका हिंदी अनुवाद किया है। द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद जारी किया गया, तो ये इनका बुक है और इसको हिंदी अनुवाद जो है वो किसने, रेखा सेठी ने क्या किया, इसका हिंदी अनुवाद अंतिम दिन का किया है। 1905 में थॉमस चैम्बरलिन के साथ किसने ये निष्कर्ष निकाला था कि सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और उसके तारों के बीच में टकराने से हुआ है? तो ये फॉरेस्ट मेल्टन जो है ये प्लस थॉमस चैम्बरलिन ने 1905 में सिद्धांत दिया था कि जितने भी ग्रह हैं या जो भी आपको दिखते होंगे इन सब का जो निर्माण हुआ है ये जो है सौर जो मंडल में ग्रह की उत्पत्ति हुई है, ये सूर्य और उससे तारे जो हैं उसके टकराने से जो है ये निर्माण हुआ है, ऐसा मानना है। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार दिया? तो ब्रह्मांड की स्थिर संकल्पना का विचार जो है वह ऑप्शन है आपको हेराल्ड जेफरी, उसके अलावा आपके ऑप्शन है क्या नाम है एडविन हब्बल, फिर उसके बाद फ्रेड हॉयल। ये फ्रेड हॉयल प्लस हरमन बॉन्डी और साथ ही साथ थॉमस गोल्ड ने, है ना, ये सब मिल करके ये संकल्पना दिए हैं, तो इसलिए आंसर इसका फ्रेड हॉयल हो जाएगा। 1948 में इन्होंने सिद्धांत दिया था कि जो पृथ्वी है वह जैसे मतलब जो ग्रह है, सौरमंडल है, जो भी है ब्रह्मांड है वो पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है, यानी स्थिर अवस्था एक तरह से कह सकते हैं। भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या बहुत अधिक है? बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक माना जाता है महाराष्ट्र में है, 1800 जो है वह बड़े बांध वहाँ पर हैं सबसे अधिक। फिर चलेंगे तो मध्य प्रदेश में है, फिर गुजरात में है। बड़े बांध किसको कहते हैं? जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से अगर ऊंचा हो जाता है बांध की ऊंचाई तो उसे बड़े बांध के रूप में जानते हैं। इसका उद्देश्य एक तो होता है कि आपको पानी का संरक्षण प्लस क्या है बिजली का उत्पादन करना, बहुत सारे उद्देश्य से ये किया जाता है। भारत में अगर बात करेंगे कुल बड़े बांधों की संख्या तो 5200 जो है कुल बड़े बांधों की संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल जो है जल डमरू ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो ये जो ग्रैंड चैनल आप देख रहे होंगे ये ग्रैंड चैनल जो है यह इंडोनेशिया और क्या नाम है जो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। वही अगर हम 10 डिग्री चैनल का बात करेंगे, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को क्या करता है, ये अंडमान और निकोबार को क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है। वहीं पर अगर बात करेंगे 9 डिग्री चैनल का, तो 9 डिग्री चैनल आप चलेंगे तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से क्या करता है, ये अलग करता है। वही मिनिकॉय को जो है आप क्या नाम है साउथ में एक देश है मालदीव, उससे अलग करता है 8 डिग्री चैनल। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसल मानसून फसलों की शुरुआत में जो है वो बोया जाता है? खरीफ जो है मानसून शुरू होने के पहले लगा दिया जाता है और मानसून खत्म होने के बाद उसे काट लिया जाता है। जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है? तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसका रंग हल्के धूसर और राख जैसे होते हैं। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है, नई उपजाऊ मिट्टी, जिसकी वजह से उपज इसका बहुत ज़्यादा होता है, बाढ़ से इस सब का निर्माण होते रहता है।
मृदा निर्माण में कौन सा कारक मृदा के संचय यानी एक्युमुलेशन, यानी देखिए जब तक उच्चावच होगा तभी तो एक्युमुलेशन होगा, यानी ये आकर के एक जगह पर इकट्ठा होगा, तो इसमें जो है एक्युमुलेशन में जो है उच्चावच का रोल हो जाता है। फिर ENSO जो है जिसको अल्नीनो आप कहते होंगे, है ना, अल्नीनो जलवायु पैटर्न, शीत चरण का नाम क्या है, तो उसका जो शीत चरण है यानी कि ठंडी अवस्था है उसको हम लोग नाल नीनो कहते हैं। ला नीनो जो है यह शीत चरण है, गर्म चरण जो है वो अल नीनो होता है, जिसकी वजह से प्रशांत जो सागर है, प्रशांत महासागर है, वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, प्रशांत महासागर का तट जो है वह ठंडा हो जाता है। उसकी वजह से भारत में जो है अल्नीनो के आने की वजह से लानिनो के आने की वजह से वर्षा ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जैसे नागरहोल और बांदीपुरी में संरक्षित घरेलू मवेशियों के निकटतम जंगली रिश्तेदार है, यानी यहाँ पर जो है खास करके गौर जो है वो बहुत बड़ा एक बिशन जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा हाथ विशालकाय माना जाता है, सबसे बड़ा मजबूत माना जाता है भारत में। आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदा जो है मंडल, यह किस रेलवे में आता है, तो ये पूर्वी रेलवे में आता है, ये सब के सब जो है यह पूर्वी रेलवे में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। भारत में पता होगा कि रेलवे को चलाने के लिए क्या बना हुआ है, रेलवे जोन बना हुआ है, एंड टोटल जो है 18 रेलवे जोन बने हुए, उसमें से आप पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे इस तरह से आएंगे। भारत के संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, अगर महिला सदस्य का बात होगा तो कुल महिला सदस्य की संख्या कितनी थी, 15 थी। कुल सदस्य कितने थे, तो 389 थे, याद करिए, जबकि विभाजन के बाद टोटल 299 सदस्य बच गए थे। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, ये एक संसदीय प्रणाली है और ये माना जाता है कि यूनाइटेड किंगडम के मॉडल से लिया गया, यानी संसदीय प्रणाली को हम लोग वेस्टमिंस्टर के नाम से भी जानते हैं और ये यूके से लिया गया। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक मंत्री भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसके कार्यवाही का अधिकार है, तो महान्यायवादी और उसके बोलने का अधिकार अनुच्छेद 28 में जो है 88 में जो है इसके बारे में जिक्र किया गया है कि 88 के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, जो कि अनुच्छेद 368 में मेंशन है, जो कि 3 प्रकार का संशोधन होता है, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। 1978 के 44वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के मूल सूची से एक विषय हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जो कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, बाद में इसको नॉर्मल लीगल कानून के तौर पर डाल दिया गया, यानी संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया। उत्प्रेषण अनुच्छेद जिसको आप सरिश्री भी कहते हैं, यह किसके अंतर्गत आता है, तो जब भी कभी आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो आपके संवैधानिक उपचार में ये आता है, जो कि रिट है एक तरह से, और रिट जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों का रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य है, तो ये जो है यह किस अनुच्छेद में है, तो 353, 356, 355 और 358, तो इसका आंसर आप कर देंगे 355, ठीक है, इसमें ये बताया गया। बाकी अगर हम आपको लेकर के चले एक एक आर्टिकल को अगर आपको समझाएं तो ये जो है मतलब 356 जो होता है वह राज्य में आया हुआ आपातकाल होता है, और इसमें यह है कि आंतरिक अशांति राज्यों में है तो उस पर रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र का होगा, ये कर्तव्य है किसमें, 355 में ऐसा जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद आपका 2 क्वेश्चन और बच रहा है। राज्य विधानसभा परिषद जो होते हैं उनके सदस्य को राज्य के भीतर 3 वर्षों के निवास करने वाले स्नातकों को जो चुना जाता है वह 1/12 जो है स्नातकों को चुना जाता है। किसी भी सदस्य द्वारा सदन में समक्ष किसी भी मामले में, अगर हम राज्य विधान परिषद का बात करेंगे तो कुल कितने 6 राज्यों में है, जिसमें बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, उसके अलावा जो है कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। 6 राज्यों में विधान परिषद आपको देखने को मिलेगा। किसी राज्य सदस्य द्वारा सदन में समक्ष किसी मामले पर बहस को संरक्षित करने और उसे पेश करने के लिए किया गया प्रस्ताव जो होता है वो समापन कहलाता है, ये समापन कहलाता है। और भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कौन से भाग में उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का पूरा संबंध किसमें, भाग 5 में है, क्योंकि ये संसद से रिलेटेड बात करता है। और भाग 5 जो है 52 से लेकर के 151 तक है, इसी में आपको राष्ट्रपति, इसी में आपको उपराष्ट्रपति, इसी में आपको जो है आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, इसी में कह सकते हैं आप प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सबका जिक्र, महान्यायवादी, सबका जिक्र इसी में किया गया है। भाग 4 जो है आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो है भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित बात करता है, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित बात करता है। तो इस तरह से जो है आपका ये पॉइंट्स था जो कि यहाँ पे जाकर के आपका ओवर होता है। बाकी यहाँ से आपको आदित्य सर लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ऊंची उड़ान वादा सफलता का। नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम लोग अभी ये कारवां की शुरुआत ही चल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस पहल में जुड़े हुए हैं।
और 40 नंबर तक का जो भी सवाल है आप सुमित सर के साथ बहुत अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। हम लोग 41वें नंबर से बढ़ते हैं। 41वें नंबर का सवाल जो हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है। तो बता दें इसमें आय विश्लेषण से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जितना भी चीज़ होता है वो समष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। तो ये आय विश्लेषण से संबंधित जो चीज़ें होंगी वो समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग्य क्या कहलाता है। जब ये दोनों योग्य मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं। किसी देश की अगर नागरिक के बारे में उल्लेख या फिर विदेशों की आय को इसमें छूट दी जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जीएनपी कह के पुकारते हैं, उसको हम लोग सकल राष्ट्र आय कह के पुकारते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद और विदेश से अर्जित जो शुद्ध कारक योग हैं उन दोनों चीज़ को अगर मिला लिया जाए तो हम लोग उसको जीएनपी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि उसको हम लोग जीएनपी कह के पुकारते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कह के पुकारते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो बता दें कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि श्रम एवं न्यूनतम कार्य क्षमता जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। पूंजी निर्माण का न्यूनतम दर भी लक्षण है। भारतीय व्यक्ति निम्न आय भी इसका लक्षण है। तो लक्षण क्या नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधनों में कमी, ये इसके लक्षण नहीं है। तो ध्यान रखना भारत व्यवस्था के जो लक्षण है वो प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये लक्षण नहीं है। ठीक है, कि कमी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे लक्षण में नहीं आती है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रहित करता है। किसको अग्रहित करता है, मानव पूंजी अगर बढ़ता है तो ये किसको अग्रहित करता है, तो ये संसाधनों की समुचित प्रयोग को अग्रहित करता है। अगर मानव पूंजी बढ़ेगा तो संसाधन का भी प्रयोग बढ़ेगा, उत्पादनकर्ता में वृद्धि होगा। मानव पूंजी बढ़ेगा तो उत्पादन में भी वृद्धि होगा, कुशलता में भी वृद्धि होगा। तो ये किस में वृद्धि करता है, ये इनमें से सभी को वृद्धि करता हुआ नजर आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल है कि निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सर्वप्रथम विकसित किया गया है। कौन, किनके द्वारा विकसित किया गया है, तो हम लोगों ने इसे बहुत बारी डिटेल किया है। 1965 में इसका गठन किया गया था। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी के अंतर्गत जो है मानव विकास सूचकांक जिसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं उसका गठन किया गया है, जहाँ पे मानव की स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ को देखने के बाद आंका जाता है और जो खराबियाँ हैं उनके ऊपर बात की जाती है। भारतीय दलहन अनुष्ठान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह हमें कहाँ देखने को मिलता है, यह हमें जो दलहन अनुष्ठान है यह हमें कानपुर में स्थित देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कानपुर। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो बता दें स्मार्ट मनी मतलब ऐसा मनी जिसका इस्तेमाल हम लोग स्मार्ट तरीके से करते हैं, तो वो हमें इंटरनेट बैंकिंग में नहीं देखने को मिलता है। मतलब जब हम कभी किसी चीज़ की सामान खरीद रहे हैं तो उसमें डिस्काउंट लगाना, या फिर हम कभी पैसे भी ले लिए उस पर हम लोग थोड़ा पेमेंट करना 50 डेज डिले के बाद जो एक चला आया है, तो बैंक के बचत खाते में नहीं, स्मार्ट नहीं है, बहुत पुराना चीज़ है, चालू खाता पुराना चीज़ है। तो आज के समय में क्या आ चुका है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, तो स्मार्ट मनी के तौर पे अब क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया जाता है, तो क्रेडिट कार्ड इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार द्वारा देश में नकदी की मात्रा को बढ़ाई जाती है, ठीक है, मतलब देश में नकदी की मात्रा को बढ़ाई जाती है, तो बता दें भारत क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में आके, बाजार में आके पूंजी गिराते हैं, पूंजी देते हैं। ये स्थिति कब आती है, बाजार में पूंजी की स्थिति, अब ये जब पूंजी को जो बढ़ाया जाता है वो मुद्रास्फीति के समय, जब मुद्रा की दाम कम हो जाती है तभी तब ये चीज़ किया जाता है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, जब मुद्रा की स्थिति धीरे धीरे कम हो जाती है तभी तब ये स्थिति लाया जाता है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी है, पूछा जा रहा है वर्तमान में। अगर 2017 में पूछा जाता तो 27 होता, ठीक है, 2017 में पूछा जाता तो 27 होता, लेकिन अब बहुत सारे बैंकों की जो संख्या है, मतलब बहुत सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया है, अब वो कितना हो गया, अब वो 12 हो चुका है। 2017 पूछता ना सर, अगर 2017 पूछता तब वो 27 हो जाता, क्योंकि 2017 में ये जो संख्या थी वो 27 थी, लेकिन अब ये कितनी हो चुकी है, अब ये हो चुकी है हमारी मात्र 12, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है, तो किसका निर्धारण आखिरकार बैंक नहीं करता है, तो वो प्राइम लैंडिंग रेट का निर्धारण नहीं करता, बैंक दर का निर्धारण जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सीआरआर का निर्धारण भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। एसएलआर का भी जो निर्धारण है वो आरबीआई के अंदर किया जाता है, लेकिन पीएलआर जो भी हम बात किए, ठीक है, पीएलआर जिसका हम लोग बात किए प्राइम लैंडिंग रेट, इसका निर्धारण जो है वो आरबीआई नहीं करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी त्रावणकोर थी, तो बता दें ये जो है हमारी क्या होगी, ये केरल की जो राजधानी थी, ठीक है, केरल दक्षिण के भारत में हमें देखने को मिलता है, उसकी राजधानी त्रावणकोर हुआ करती थी, तो केरल उसका राइट आंसर होगा।
भारत राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जा रही है भारतीय कांग्रेस में। तो 1887 में हमें देखने को मिलता है तीसरे कांग्रेस के रूप में, ठीक है, 1887 में तीसरे कांग्रेस के रूप में बदरुद्दीन तैजी, ठीक है। तो ये कौन से थे? तो ये तीसरे थे, याद रखिएगा, तीसरे। और हमें कब देखने को मिलते हैं? 1887 में, ठीक है। दूसरे थे दादा भाई नेहरू जी, ये भी याद रखिएगा, दूसरे थे दादा भाई नेहरू जी। तीसरे थे हमारे ये तीसरे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन पहले मुस्लिम अध्यक्ष हमें देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जो गुलामगिरी है, इनको किसने लिखा है? तो ये सवाल हम लोगों ने पहले भी एक बार जिक्र किया था, याद करिए। गुलामगिरी, जिसकी रचना 1873 ईस्वी में होती है, जिसमें गुलाम के ऊपर, गुलामी प्रथा के ऊपर और साथ साथ जाति व्यवस्था के ऊपर, जाति में जितनी खराबी है उनके ऊपर भी बात किया गया है। और ये हमें 1873 में देखने को मिलता है। और ये कार्य ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है, ठीक है। ये कार्य ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है। उन्होंने गुलामीगिरी की रचना की थी, जिसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ, जिसमें गुलामों के ऊपर और साथ ही साथ जाति व्यवस्था के ऊपर उन्होंने कड़ी आलोचना की है। तो ध्यान रखना है कि अगर कल दिन सवाल बन जाता है कि गुलामगिरी का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1873 ईस्वी में कौन लिखे हैं? ज्योतिबा फुले। और फिर उसमें किसके बारे में बात की गई है? तो गुलामी प्रथा के साथ साथ जाति व्यवस्था के बारे में। निम्नलिखित में से किस जाट नेता ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी? ठीक है, तो भरतपुर राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में देखने को मिलता है हमें। 1722 ईस्वी में चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो भरतपुर में राज्य में जो जाट नेता थे चूड़ामन और बदन सिंह, इनके द्वारा स्थापना किया गया था भरतपुर का। बहुत जाट नेता थे और मतलब कि लड़ झगड़ के, मतलब ये भरतपुर की मिट्टी को बचाने के लिए कि अंग्रेजों का ज़्यादा सत्ता यहाँ पे ना स्थापित हो पाए, इसके लिए, अपने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा भरतपुर की स्थापना की गई थी 1722 ईस्वी में। फिर सवाल है, फुतुहात आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो बता दें, फुतुहात आलमगिरी जो है जोधपुर जिले में मुगल अधिकारी थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया था। जोधपुर जिले में मुगल अधिकारी ईश्वर दास नागर, ठीक है, ये औरंगजेब के अंदर ही काम करते थे, मुगल के अधिकारी हुआ करते थे। इन्हीं के द्वारा फुतुहात आलमगिरी की रचना की गई है, ठीक है। तो फुतुहात आलमगिरी जोधपुर में मुगल अधिकारी औरंगजेब के अंदर काम किए हुए हैं। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ईश्वरदास नागर। याद रखिएगा कहाँ पर हैं ये? तो ये जोधपुर में हमें देखने को मिलते हैं। जोधपुर में मुगल के अधिकारी हुआ करते थे ये, ठीक है। आते हैं, लॉर्ड नीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? अच्छा सर, सवाल कुछ अलग है। सवाल है कि ये किससे संबंधित नहीं है। तो ध्यान देना है, यहाँ सवाल पूछा गया है किससे संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल है कि किससे संबंधित नहीं है। तो लॉर्ड लीटन का जो कार्यकाल आप देखिएगा वो 76 से लेकर के 78 का देखने को मिलेगा, ठीक है। 76 से लेकर 78 लॉर्ड लीटन का कार्यकाल है। और जो स्टेटिक कमीशन है वो 76 में ही आ चुकी थी। और सशस्त्र अधिनियम भी उसके बाद आया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी उसके बाद आया था। और बता दें कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत राष्ट्रवाद को कम करने की बात की गई थी। इल्बर्ट बिल जो है वो लीटन के कार्यकाल में नहीं बल्कि रिपन के कार्यकाल में आया था, ठीक है, रिपन के कार्यकाल में आया था इल्बर्ट बिल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इल्बर्ट बिल जो है, हम लोगों बात कर लेते हैं इल्बर्ट बिल का। तो ये 1883 में आया है, 1783 में आया है, ठीक है, 1783 में आया है इल्बर्ट बिल, ठीक है, 1783, जहाँ बोला गया कि अगर आप चाहें तो उच्च यूरोपियंस के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ न्यायालय में आकर के भी आवाज़ उठा सकते हैं, आपका उतना हक है। ये न्यायालय में आज़ादी कि आप कोर्ट में जाकर के किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, इसकी आज़ादी को दिखा रहा था। तो ये जो है, ये जो शुरुआत है ये लीटन के द्वारा नहीं बल्कि ये रिपन के द्वारा किया गया है 1773 में। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है? यहाँ सवाल है कि कौन सा नहीं है संबंधित। तो ये किससे संबंधित नहीं है? ये हमारे लीटन जी से संबंधित नहीं है। इसी कारण से आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 76 से 80 का है और ये 73 के समय का बात किया जा रहा है। इस समय में कौन है? इस समय में हमें रिपन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका आंसर होगा। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बक्सर का युद्ध आपको पता ही है, 22 अक्टूबर 1765 को ये लड़ाई देखने को जो हमें मिली है। और इस युद्ध में हमें कौन से हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं? तो इस युद्ध में हमें ना ही इलाहाबाद की ना ही सुकवाल संधि, ना ही सालबाई, ना ही बेसिन संधि, ये सब अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जब लड़ाई हो रहा था तभी भी हमें देखने को मिली है, ठीक है। बेसिन और कर्नाटिक वार में हमें देखने को मिला है, लेकिन इलाहाबाद की संधि
शाह शुजा, ठीक है, मीर कासिम याद होगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अवध के राजा, बंगाल के राजा और मुगल के राजा, ये तीनों जो हैं वो ब्रिटिश के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इसी को बैटल ऑफ बक्सर कह के पुकारा जाता है। 22 अक्टूबर 1764 को ये लड़ाई हो रही है, ठीक है। 1764 को ये लड़ाई हो रही है। संधि कब हो रही है? संधि 1765 में हो रही है। तो इसलिए क्या होगी? इलाहाबाद की संधि। इसी के ज़रिए बंगाल के का कर वसूलने का जो ये अधिकार है अंग्रेजों को मिल चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। स्तूप निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है? तो हम लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी बात किया हुआ है। स्तूप मतलब एक अनलाइक स्ट्रक्चर, फिर ऊपर में हर्मिका, यस्थि और फिर हमारा परिक्रमा कक्ष बना हुआ, वेदिका बनी हुई, ये सब कुछ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। माना जाता है बौद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद स्तूपों का निर्माण कार्य शुरू हुआ और स्तूपों की संरचना को ढालना शुरू किया गया। तो स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना है। निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है? तो कलिंग युद्ध का उल्लेख, कलिंग युद्ध हमें पता है 261 ईस्वी में कलिंग में लड़ा गया ये युद्ध, और इस युद्ध में अशोक के द्वारा अपने भाई को मारने का जिक्र किया गया है। और ये माना गया है इस युद्ध में 1.50 लाख लोग लगभग मर चुके थे, और इसी मौत के बाद उनके मन में ऐसा आया कि नहीं, हमें इतने लोगों को नहीं मारना चाहिए, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग वर्तमान समय उड़ीसा में पड़ता है, और इसका जो उल्लेख है उन्होंने 13वें शिलालेख में किया है, ध्यान रखिएगा 13वें शिलालेख में किया है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13th शिलालेख। और पहले में इन्होंने पशु हत्या पर रोक की बात की थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि पहले शिलालेख में इन्होंने पशु हत्या की रोक के ऊपर बात की थी। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहाली जो श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? तो ये कौन सा हमें सिद्धांत देखने को मिलता है? ये महावंश हमें देखने को मिलता है। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित महावंश और दीपवंश 2 ग्रंथ देखने को मिलते हैं। ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये पाली भाषा में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो महावंश संबंधित है, ये पाली भाषा में हमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खाने खाना की उपाधि दी गई थी? तो बता दें कि मुगल सम्राट जब अकबर राजा बन रहे होते तो बहुत अल्प आयु के हैं, 13 साल के मात्र वो हैं। तो उस समय वो गद्दी नहीं संभाल सकते हैं, इसी कारण से उनका जो देख रेख है वो बैरम खां के द्वारा किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में जो वकील थे वो बैरम खां थे, उन्हीं को खाने खाना की उपाधि दी गई थी। और इस दरबार के पूरा जो परिवार का जो पूरा देख रेख है, इस परिवार की जो पूरा देख रेख है वो बैरम खां के द्वारा किया जा रहा था, इसलिए खाने खाना की उपाधि बैरम खां को मिली थी। और ये भी जिक्र किया जाता है कि बैरम खां जो है हज जाने के क्रम में उनकी मौत हो जाती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बैरम खां उसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय किसके मंत्री थे? ठीक है, यहाँ डैश मतलब यही है कि ये किसके मंत्री रहे हैं। हरिहर और बुक्का की अगर बात की जाए तो वो किसके मंत्री रहे हैं? तो बता दे, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है 1336 ईस्वी में। और ये कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का को ये साम्राज्य स्थापना करने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आक्रमण किया गया था, और यहाँ से उठा करके उनको उत्तर प्रदेश ले गया गया था, किडनैप करके, ठीक है, एक अपहरण करके या फिर बोलिए गुलाम बना करके उनको वहाँ पर लेके जाया गया था। वहाँ पे उनको बहुत दिन तक रखा गया था, लेकिन उसके बाद जो है ये मतलब कि अपने आप को बचा करके निकलते हैं, और फिर उसके बाद इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो ये इससे पहले जो मतलब कार्य कर रहे थे वो जो मंत्री थे वह काम्पली के यहाँ मंत्री थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, काम्पली इसका राइट आंसर होगा। 63 नंबर पे आते हैं। मध्ययुगीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिस्ताक का अर्थ है? तो पिस्ताक का अर्थ हमें किस में देखने को मिलता है? लंबे प्रवेश द्वार के रूप में, ठीक है। इंडो इस्लामिक हमें ये भी देखने को मिलेगा क्या कि एक मेहराब भी बना हुआ है, और हमें शिखर टाइप स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। ये दोनों वास्तुकला में विजयनगर में भी देखने को मिली है। तो पिस्ताक जो है वो हमें लंबे प्रवेश द्वार के लिए यूज होता हुआ नजर आता है, ठीक है। हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? हड़प नीति हमें पता है, हड़प नीति के बारे में उन्होंने जिक्र भी किया है। अगर आपके पास राजा का कोई भी दत्तक पुत्र अगर गोद लिया हुआ कोई पुत्र है तो उसको मान्य नहीं दिया जाएगा। अगर आपका खुद का बेटा है तभी वो गद्दी संभाल सकता है। अगर दत्तक पुत्र है, अगर गोद लिया हुआ पुत्र है तो वो गद्दी पर नहीं बैठ सकता है। ऐसा नियम लाने वाले डलहौजी थे, ठीक है, डलहौजी थे। 1848 से लेकर के 56 तक इनका कार्यकाल था। इसी के जरिए सतारा और झांसी जैसी ज़मीनों को इन्होंने मिलाने का कार्य किया, और हमें रानी लक्ष्मीबाई का भी यहीं से जिक्र देखने को मिलता है, वो इन्हीं के खिलाफ थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत
पहली बार प्रांत चुनाव कब हुए थे? तो पहली बार प्रांत चुनाव 1937 में हुआ था, ठीक है। तो 1935 अधिनियम के तहत ही हमें ये देखने को मिलता है कि भारत में आरबीआई का गठन भी किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना 1937 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर पे कि सिख नेता रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? तो रंजीत सिंह के बारे में माना जाता है कि वो शुकर चकिया इससे आते थे, ठीक है। ये जो मिसल है मतलब क्या संघ होता है, ठीक है, संघ मतलब मिसल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, माना जाता है कि ये जो है शुकर चकिया संघ से आते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं 67 नंबर पे। बिहार सरकार ने राज्य लड़कियों को राज्य की लड़कियों के लिए महिला के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वो महिला किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम उनके द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा कि महिला किशोरी स्वास्थ्य योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान किया जा रहा है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में टीबी मुक्त, कि अब इंसान को टीबी नहीं होगा, ऐसी मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार का लक्ष्य है वो 2025 से आगे जारी है। तो ये कब से रखा गया है? ये 2030 तक रखा गया है। क्या टीबी मुक्त भारत बनाया जाएगा? टीबी मुक्त बिहार बनाया जाएगा। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम गया जी डैम फुगलू नदी के किनारे बनाया जा रहा है? तो ये देखिए आंसर में ही छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे छिपा हुआ है गया जी डैम। तो गया जी डैम किससे संबंधित है? गया से संबंधित है, गया जिले में बनाया जा रहा है, यही नाम बदल चुका है, अब गया जी हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जातीय जनगणना मतलब कास्ट सर्वे करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बहुत ज़्यादा इस पे भी था, बहुत ज़्यादा ये वायरल टॉपिक चल रहा था बिहार पे, ठीक है, डिबेटेबल टॉपिक था, हर न्यूज़ में चल रहा था। तो बिहार एक पहला जातीय जनगणना का पहला देश में ये बना है जिनके द्वारा ये सर्वे किया गया है। तो 71वें नंबर से चंद्रग्रहण घटित होता है, ये विज्ञान का सवाल है और आपको इसके साथ मनोज सर लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ इतना ही, आप यूँ ही टेस्ट देते रहें और ऊँची उड़ान के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में। तो अभी हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई का सेट नंबर 45 के बारे में। इससे पहले आप सभी को सुमित सर और आदित्य सर ने बहुत शानदार तरीके से बाकी क्वेश्चन कराए होंगे, लेकिन अभी मैं आपको साइंस और मैथमेटिक्स कराने वाला हूं, ठीक है। तो इसके तहत हम लोग देख लेते हैं साइंस का पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। वहीं पूछ ले सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो अमावस्या के दिन। क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण। लेकिन यहाँ चंद्र ग्रहण पूछ रहा है, चंद्र ग्रहण कभी भी पूर्णिमा के दिन ही लगता है। पूर्णिमा के दिन ही क्या होता है? तो सूर्य, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा ये सब एक सीध में आते हैं, ठीक है। और सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, यहाँ से सूर्य प्रकाश डालता है तो बीच में क्या होता है? पृथ्वी आ जाती है और चंद्रमा इधर रहता है। तो ये प्रकाश जब पड़ता है इधर आगे बढ़ता है ना, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी रोक लेता है, जिससे ये चंद्रमा पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, चंद्रमा पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण लगता है। और सेम कंडीशन होता है सूर्य ग्रहण के दिन। सूर्य ग्रहण के दिन क्या होगा? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? तो चंद्रमा आ जाती है सूर्य और पृथ्वी के बीच। तो सूर्य का प्रकाश इधर से चलेगा, बीच में चंद्रमा रहेगा, तो प्रकाश रोक लेगा, उसको पृथ्वी के कुछ हिस्सों में पहुंचने नहीं देगा। तो जिस हिस्से में नहीं पहुंचेगा सूर्य का प्रकाश, वहां पे क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण लग जाएगा, ठीक है, चंद्र ग्रहण, ध्यान रखिए, सॉरी सूर्य ग्रहण लग जाएगा, ओके, सूर्य ग्रहण। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल, उसकी मात्रा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी के योग होगा, ठीक है, युग्म के व्युत्क्रमानुपाती है। यह नियम किसका है? तो यह नियम कूलम्ब ने दिया था, ठीक है, कूलम्ब ने। ओम का नियम में आप लोग को पता होगा V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR उसी से संबंधित है। फैराडे का नियम, ये तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। अब देख लेते हैं विद्युत मोटर निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर जो होता है ना, वो किसके नियम के अनुसार कार्य करता है? तो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। हालांकि उसमें कुछ इसकी भी भूमिका रहती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जो विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यांत्रिक ऊर्जा में, यही कार्य है विद्युत मोटर का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जो फैराडे के नियम से संबंधित है। उसमें फ्लेमिंग का नियम भी हालांकि संबंधित होता है, लेकिन सबसे सटीक यही हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं, क्या एक सांवली त्वचा वाला व्यक्ति है और एक गोरी त्वचा का व्यक्ति है, उसकी तुलना में क्या,
तो तुलना में क्या होगा, तो देखिए यहाँ अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। किस कंडीशन में, तो जो सांवली त्वचा होता है ना, जिसकी सांवली त्वचा होता है उसमें एक मेलेनिन पाया जाता है, मेलानिन कहीं 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 मेलेनिन देता है, ठीक है, तो मेलेनिन पाया जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि जो काली वस्तुएं होती है ना, वो प्रकाश को बहुत ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है, तो ऑब्जर्व करेगी तो हालांकि क्या होगा, गर्मी के दिन में बहुत अधिक गर्मी हो लगेगा, काली वस्तुएं तो होती है ना, तो सांवली वस्तुएं क्या होती हैं, तो गर्मी को, प्रकाश एक तरह से हीट को ऑब्जर्व बहुत जल्दी करती हैं, तो गर्मी अधिक लगेगा। और वही क्या होता है, बहुत जल्दी परावर्तित भी कर देती है, बहुत जल्दी टेम्परेचर को परावर्तित भी एक तरह से निकाल देती है अपने अंदर से। तो ठंडी के मौसम में ज़्यादा टेम्परेचर निकालती रहेगी तो ठंडी भी लगेगा, ठीक है, तो इसलिए सबसे अधिक और सबसे अधिक गर्मी और अधिक ठंडी का अनुभव करेंगे कौन, सांवली त्वचा वाले, बजाय कि गोरा त्वचा वाले। गोरे त्वचा वाले देखोगे ठंडी के मौसम, ठंडी के क्षेत्र में अक्सर रहते हैं, अगर वहाँ पे कोई सांवली त्वचा का चला जाए तो उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगा, है ना। तो खैर देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। उस घटना का क्या नाम है, उस घटना का क्या नाम है प्रकाश के प्रकीर्णन से जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग का होता है। देखिए क्या होता है ना, ये है ये एल्पेल्गो। ये घटना कब होती है ना, जब सूर्य उगने वाला होता है उससे जस्ट पहले और सूर्य डूबने के जस्ट बाद वाली घटना है। उस समय क्या होता है ना, सूर्य अपने कहते हैं ना, वो अपने थोड़ा सा जिस समय डूबता है उससे थोड़ा विचलित रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, सूर्य का प्रकाश पर्वत और पहाड़ पे दिखेगा, हम लोग को नहीं दिखता है, ठीक है, पर्वत पहाड़ पे पड़ेगा सूर्य का प्रकाश, तो उस समय पर्वत या पहाड़ नीला, नारंगी, लाल इस कलर के दिखाई देते हैं, तो वो होता है एल्पेल्गो के कारण होता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं क्लिनिक थर्मामीटर का तापमान से बढ़ता है, तो क्लिनिक थर्मामीटर का जो टेम्परेचर उसी टेम्परेचर के बीच सेट किया गया है जिसके तहत शरीर एक तरह से सहन कर सकता है टेम्परेचर को। अब देखो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, 35 और 42 हो जाता है। अब देखिएगा 35 से नीचे शरीर का टेम्परेचर अगर जाता है तो इंसान डेड कर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, और 42 से ऊपर जाएगा तो भी इंसान डेड कर जाएगा। तो इसी के बीच टेम्परेचर, हालांकि थर्मामीटर में जो पारा होता है हालांकि उसका टेम्परेचर सेट किया जाता है, ठीक है, इसी के बीच में। अगर इसके नीचे भी जरूरत नहीं है और बाद में भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो इंसान में टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता ही नहीं है। अब फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। तो विद्युत का सुचालक यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूजन पैदा करने वाला होगा, ठीक है, कंफ्यूजन पैदा करने वाला थोड़ा लग रहा है। यहाँ पे ग्रेफाइट तो होता ही है, ग्रेफाइट ऐसा कार्बन है जो विद्युत का सुचालक होता है। सोना भी विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता। वहाँ मिट्टी भी विद्युत का सुचालक नहीं होती, लेकिन जो नम मिट्टी होती है ना, नम मिट्टी, ठीक है, नम मिट्टी, उसके कण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो सबसे सटीक आंसर यही हो जाएगा, हीरा, ठीक है। हालांकि ये ऑप्शन में नहीं रहना चाहिए, लेकिन पूछता है ना तो थोड़ा कुछ लॉजिक के साथ पूछ देता है क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। हीरा क्या है, तो विद्युत का कुचालक नहीं है, विद्युत का कुचालक नहीं है। अब बात कर लेते हैं परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सूत्र 2n² में क्या दर्शाता है। तो 2n² जो होता है ना, तो किसी भी परमाणु के नाभिक ये कोषों की संख्या दर्शाता है। जैसे पहले कोष में हमको पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन वगैरह है, ठीक है, कितनी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले कोष हो गया ना, ऐसे बनता है, ये नाभिक हो गया, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, ऐसे बनता चला जाता है। तो हमको पता करना होगा कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसी फार्मूला पे रख देते हैं। 2n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कोषों की संख्या, तो ये तो पहला ही है, तो गुणे 1²। तो ये क्या हो जाएगा, पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरा में देख लेते हैं 2 गुणे 2 का स्क्वायर, यानी का वैल्यू क्या है, कोषों की संख्या, तो ये दूसरे वाला कोषों की संख्या यानी दूसरा है, तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, यानी दूसरे में 8 हो जाएगा। ऐसे ही गुणा करते चले जाएंगे, तो 2 गुणे 3 स्क्वायर, 3 3 के 9 दूनी 18, तो इसी अनुपात में रहता है, 2 8 18 32, ऐसे करके क्या रहता है, तो कोषों की संख्या में एक तरह से निर्धारित होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यही है परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सूत्र 2n² में क्या दर्शाया जाता है, तो नाभिक से दिए गए कोषों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 78 के बाद आ जाता है हम लोग का 79, और उसमें क्या कह रहा है, तो 79 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं के द्वारा नहीं दिखाई जाती है। तो यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, हालांकि ये सब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है और वहाँ पे इसी टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं धातु के द्वारा नहीं दिखाई जाती हैं। तो धातु दिखने में उदासीन हालांकि नहीं होते हैं, उसमें धात्विक चमक होती है, एक धात्विक चमक होती है, आकार में बढ़ना,
आकार में बढ़ना, हालांकि देखो धातु जो होता है ना वो आकार में बढ़ता नहीं है, ठीक है, लेकिन आघात वर्धनीयता यहाँ पे सटीक रहता। तो ये जो दिया हुआ है ना, आघात वर्धनीयता में क्या होता है कि जैसे किसी धातु को पीट पीट के उसको फैलाया जा सकता है, थोड़ा बड़ा किया जा सकता है, लेकिन उसका घनत्व में कोई परिवर्तन तो नहीं होता ना एक तरह से। तो ये आघात वर्धनीयता को मान के चला हुआ है, जिसके चलते आकार में बढ़ना यहाँ पे दिया हुआ है। तो आघात वर्धनीयता में क्या होता है, सोने को देखते हैं, सोना छोटा सा पीस होता है सोना का, उसको पीट पीट के मतलब आघात वर्धनीयता के माध्यम से बहुत बड़ा भी हम ये क्या बोलते हैं आभूषण वगैरह बनाया जा सकता है ना। तो ये भी एक तरह से उस अनुसार सही हो जाता है। एक तार में ढालना, ये भी तार में ढल ही जाता है, तार में एल्यूमिनियम का तार, सोने का भी बन जाता है, बहुत सारा तार में ढाला जा सकता है। ऊष्मा का संचालन तो होता ही है इसमें, ठीक है, संचालन तो होता ही है। तो इसके अनुसार ये तीनों सही हो जाते हैं और दिखने में उदासीन है, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन संभारिक की जोड़ी का एक उदाहरण है। तो संभारिक में क्या होता है, समान भार होता है, समान भार और असमान क्या होता है, संख्याएं होती हैं, परमाणु संख्याएं, ठीक है, असमान परमाणु संख्याएं होती हैं। तो ये किस में देखने को मिलेगा, तो अगर कैल्शियम की बात कर लेना, कैल्शियम का द्रव्यमान 40 होता है, यानी इसका भार 40 होता है, और इसका जो परमाणु संख्या होता है ना वो 20 होता है। वहीं अर्गन की बात कर लेना, तो इसका अर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40 ही होता है, लेकिन इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 18 होता है ना। तो यहाँ पे इसका भार जो है ना, भार वो समान है, ठीक है, समान है। तो यही दर्शा रहा है संभारिक को यही दर्शा रहा है, कैल्शियम और अर्गन दोनों का परमाणु द्रव्यमान 40-40 है, लेकिन उनकी संख्या में डिफरेंट है कि नहीं। तो ये दर्शा रहा है कैल्शियम और अर्गन, ठीक है। क्लोरीन का तो हालांकि देखिएगा तो 17 परमाणु संख्या होती है और इसका 35.5 क्या हो जाता है, द्रव्यमान हो जाता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 हो जाता है, यहाँ पे 16 और यहाँ पे कार्बन का 12, इसमें भी अंतर देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन का 1 हो जाता है, हीलियम का 4 हो जाता है, यहाँ पे अंतर देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान 40 और 40 ही हो रहा है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम और अर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्र के जल के ... ग्राम में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है। तो हम समुद्र की लवणता को जांच करने के लिए 100 में नहीं देखते हैं, 100 में निर्धारित नहीं होता। जैसे हम परसेंटेज 100 में तय करते हैं ना, 100 में कितना परसेंट उसमें नमक है ये सब, लेकिन ये नापने के लिए 1000 प्रयोग होता है, ठीक है, 1000 में समुद्र की लवणता अक्सर देखिएगा 33 से लेके 35 के आसपास, कहीं कहीं 30 भी देता है, ठीक है। तो यही होता है समुद्र की लवणता जो 1000 में नापा जाता है, 1000 में। ओके, अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक हैं। तो कार्बन के समस्थानिक पूछ रहा है, तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, C12, C13 और C14, और कार्बन डेटिंग में यही प्रयोग होता है, कार्बन डेटिंग में यही प्रयोग होता है C14 का, ठीक है। तो इसके 3 समस्थानिक हैं, C12, C13, C14। अब देख लेते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या था, जिसे बाद में गैलियम ने प्रतिस्थापित कर लिया था। तो मेंडलीव जब आवर्त सारणी तैयार कर रहे थे तो उसने एक कोष छोड़ा हुआ था, उसमें उसको हालांकि एका एल्यूमिनियम के तौर पे जाना गया था, हालांकि उनको मानना था कि कोई नए तत्व की खोज होगी तो उसके स्थान पे उसको रख दिया जाएगा। तो फिर गैलियम को उसके स्थान पे रख दिया गया था, ठीक है, गैलियम को, जिसका परमाणु हालांकि द्रव्यमान जो है, ठीक है, वो कितना था, 69.7 है, ठीक है, इसका गैलियम का। तो इसके आसपास यही सटीक आंसर है, बाकी तो बहुत दूर दूर तक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक है। तो क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक पूछ रहा है, तो क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक हो जाता है ये Cm, ठीक है, Cm क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक है। ये तो क्रोमियम का हो जाता है, ये क्रोमियम का हो जाता है, ये किसी का भी नहीं है, और ये कॉपर का हो जाता है, कॉपर का। फिर हम लोग देख लेते हैं, पोषण में स्वपोषी रूप से लिए ... आवश्यक होता है, ठीक है। ये देखिए स्वपोषी जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं खास तौर पे। तो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, देखिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O, फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल की, ठीक है। फिर तो उत्पाद के रूप में ये C6H12O6 प्लस 6H2 ये O2 वगैरह का निर्माण करते हैं, मतलब ग्लूकोज या कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं या ऑक्सीजन कह सकते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ भोजन के रूप में, पोषण के रूप में पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या की जरूरत पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की 6 अणुओं की जरूरत पड़ रही है,
जल की जरूरत पड़ रही है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ रही है, साथ में सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ रही है। ये चारों मिलके ही एक तरह से स्वपोषी जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहते हैं। माइटोकांड्रिया का प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कोशिका का पावर प्लांट, तो ये क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रिका, ठीक है, किसमें नहीं पाया जाएगा? तो रक्त में नहीं पाया जाएगा, लाल रक्त में नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाता है? क्यों उसमें अनुपस्थित होता है? क्योंकि ये सब वो उसका एक तरह से उपभोग करने वाला, ये जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या करता है? उपभोग करता है ज़्यादा, ठीक है। तो उपभोग न कर ले ऑक्सीजन का, हालांकि ऑक्सीजन फेफड़े से पूरे शरीर में पहुंचाने का जो कार्य करता है, तो कौन करता है? हृदय से पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? सॉरी, मतलब ऑक्सीजन को फेफड़े से लेके पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, आरबीसी। और आरबीसी अगर स्वयं ही ऑक्सीजन का भक्षण करने लगे तो शरीर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए उसमें क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, उपस्थित नहीं होती है। केंद्रक भी उसमें अनुपस्थित होता है। श्वेत रक्त कोशिका, सॉरी ये श्वेत दिए हुए हैं क्या? लाल रक्त कोशिकाएं हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अनुवांशिकी हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथकों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ये सीधा क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस जीवाणु का प्रयोग समुद्र में तेल का रिसाव वगैरह हो जाता है तो उसको खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो होता है स्यूडोमोनास। ये एक व्यक्ति जिसका नाम था आनंद मोहन चक्रवर्ती, उन्होंने इसको विकसित किया था, ठीक है। स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया को इन्होंने विकसित किया था, खास करके इसी के लिए। जैसे समुद्र वगैरह में तेल का रिसाव हो जाता है तो समुद्र के ऊपर क्या होता है? तो तेल वैसे चलने लगता है, जिससे समुद्र के अंदर के जीवों को हानि पहुंचाता है। तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया था? तो इस बैक्टीरिया का विकास किया हुआ था। फिर देख लेते हैं केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का वर्तिकाग्र उपयोग में लाया जाता है। अब देख लेते हैं घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पूछ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो मैग्रोव में सबसे ज्यादा, फिर घास, फिर मैदान, फिर झील, फिर सागर हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखते हैं लुप्त प्रायः या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा। यहाँ क्या कह रहा है? लुप्त प्रायः या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र, यहाँ दूसरे व्यवस्था क्षेत्र की बात किया जा रहा है, में ले जाया जाता है। यानी ये क्या कर रहा है ना, जैसे देखो यहाँ पे समझने का एक तरीका है कि अगर किसी जीव को प्राकृतिक वातावरण से कृत्रिम में लेके जाते हैं, कृत्रिम, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये XC2 इसको कहते हैं। और यही हमारा क्वेश्चन है, दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में। हो सकता है प्रजनन के लिए भी ले जाया जा रहा हो, चिड़ियाघर में ले जाया जा रहा हो, ठीक है। तो ये सब तो कृत्रिम होता है, यानी उनके प्राकृतिक निवास से उन्हें कृत्रिम में ले जाया जाता है। तो ये होता है XC2। और वही प्राकृतिक से प्राकृतिक में ही ले जाया जाए, प्राकृतिक में ही ले जाया जाए तो वो होता है इन सीटू। क्या हो जाता है? इन सीटू हो जाता है। इन सीटू कहने का सीधा मतलब है कि आपने अभी सुना होगा हाल ही में कुछ दिन पहले इसको क्या बोलते हैं, ये चीता जो नामीबिया से आया हुआ था, वो कूनो राष्ट्रीय पार्क से उसको हटा के दूसरे राष्ट्रीय पार्क में ले जाया गया, ठीक है। तो प्राकृतिक निवास से हटा के दूसरे प्राकृतिक निवास में ही ले जाया गया है उसको, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ है? ये हुआ है इन सीटू। लेकिन अगर उसको चिड़ियाघर में ले जाया जाता, प्राकृतिक निवास स्थान से चिड़ियाघर में लेके जाया जाता, जो एक कृत्रिम निवास स्थान है, तो वो हो जाता XC2। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग 92। ओलियो गम रेजिंग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो ओलियो गम रेजिंग जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो देख लेते हैं हम लोग। वो होता है फेरुला के तने के सूखे लेटेक्स से, तो नहीं, तने से तो नहीं प्राप्त होता है, आम के पेड़ से ये भी नहीं, केले के इससे भी नहीं, फेरुला से ही प्राप्त होता है, लेकिन फेरुला की मसूला जड़ के सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही हो जाता है।
ऑप्शन डी हींग की बात करें। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का एक गंभीर रूप है। निम्नलिखित में से कौन कुपोषण का एक गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, जो अक्सर 5 साल की उम्र में दूध छोड़ने की उम्र के आसपास होता है। तो ये क्या हो जाता है, तो क्वाशियोरकर होता है, जो किसके कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन की कमी के कारण होगा। मांसपेशियां नहीं दिखेंगी, बहुत दुबला पतला दिखेगा बच्चा, पेट बहुत बड़ा निकल जाएगा, मतलब ढीला ढाला शरीर हो जाएगा, ये सब कंडीशन हो जाता है। ठीक है, क्वाशियोरकर में ये किससे होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। फिर देख लेते हैं कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही है। तो सार्वत्रिक ग्राही पूछ रहा है, तो ग्राही तो ए भी ही होता है, किसी भी प्रकार के रक्त को ले लेता है। लेकिन सर्वदाता पूछे तो ये ओ हो जाता है। ओ दोनों है, लेकिन खास करके ओ नेगेटिव ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। फिर देखते हैं पसीना आना का डॉट डॉट का प्राकृतिक तरीका है। तो पसीना आना किसका प्राकृतिक तरीका है, तो शरीर में अत्यधिक लवण का बाहर निकलना। हालांकि ये प्राथमिक तरीका नहीं है, हालांकि लवण तो निकलता ही है। पसीने की दुर्गंध के माध्यम से हानिकारक कीटों को दूर करना, ये भी नहीं होगा। शरीर से अत्यधिक जल निकालना, ये भी हालांकि नहीं होगा। हालांकि ये सब प्राथमिक नहीं है, लेकिन शरीर के आंतरिक तापमान को कम करना ये इसका प्राथमिक कार्य हो जाता है। प्राथमिक कार्य यही है, पसीना का निकलना, शरीर के आंतरिक तापमान को कम करना प्राथमिक कार्य है। तो यही हमारा सही हो जाता है। अब क्या आ गया, तो मैथमेटिक्स आ गया। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, मैथमेटिक्स को। ओके, क्या कह रहा है हमारा, एक भिन्न का अंश, भिन्न क्या होता है, बटे में होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है एक भिन्न का अंश, अंश हर से 2 कम है। यदि अंश, यहाँ पहले इक्वेशन बनाते, भिन्न भिन्न क्या होता है, बटे में होता है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, अंश हर से 2 कम है। अगर अंश को x माने तो हर क्या हो जाएगा, x+2, क्योंकि इससे ये 2 कम रहना चाहिए। ठीक है, 2 कम रहना चाहिए। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, यदि अंश को 2 से गुणा कर दिया जाए और हर को 3 से गुणा कर दिया जाए, तो यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं। उसके उपरांत क्या हो जाएगा, उसके उपरांत तो भिन्न 2/9 हो जाता है, 2/9 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी भिन्न क्या होगा, तो भिन्न क्या होगा, वैल्यू रख देंगे इस पे x, और x+2 में x का वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये देख लेते हैं, 9 दूनी 18, 18x हो जाता है इसको सॉल्व करने में। ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 6x, अब प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 6 इधर आएगा 6x, तो यहाँ पे 18x में से 6x घट जाएगा तो 12x हो जाएगा, और इधर 12 बचेगा। यानी x का वैल्यू कितना आया, 1 आया। यानी 12 से 12 कट गया तो 1 ही होगा ना, तो x का वैल्यू 1 आया। और 1 यहाँ रख देंगे, अंश 1 और फिर अंश 1+2 यानी कि 3, 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। यही भिन्न होगा। 1/3 किस में है, डी में है, 1/3 डी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9 दिन में और 12 दिन में करते हैं। 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य शुरू करता है और वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। एक साथ नहीं कर रहा है, एक दिन एक कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, फिर एक कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए, फिर बी। तो इस तरह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो ये हम लोग देख लेते हैं। 1/9 प्लस 1/12 यही है, दोनों का एलसीएम 36 हो जाएगा। 9 चौको और 9 12 तिहाई, यानी कि टोटल यूनिट 36 हो रहा है। और एक दिन में ए 4 यूनिट कार्य कर रहा है, ठीक है, और बी 3 यूनिट कार्य कर रहा है ना। अब देखो 4 तिहाई 7 हो गया, 2 दिन में दोनों मिलकर 7 यूनिट काम कर रहे हैं। कितने दिन में, 2 यूनिट में। तो इसके आसपास हम 5 से गुणा करके पहुंच सकते हैं, यानी 35 यूनिट करने के लिए 10 दिन लगेगा। 35 यूनिट करने के लिए 10 दिन में लगेगा। अब बचा 1 यूनिट, 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट बचा है। 36 में से 35 घटा देंगे तो 1 यूनिट बचेगा। अब 1 यूनिट फिर से शुरू किससे होगा, तो ए से। ए एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 4 यूनिट, तो 1/4 हो जाएगा। यानी कि 10 सही 1/4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 10 सही 1/4 किस में है, तो इसमें है। 10 सही 1/4 सी में है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार में एक लैपटॉप की मूल्य 35% कम होता है। एक दुकान में, ठीक है, एक लैपटॉप की मूल्य में 35% कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। लैपटॉप की बिक्री से दुकान में कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए सिंपल तरीका है, पहले क्या था, 100 गुणे 100 कर देंगे, अब बटे वृद्धि मूल्य में कमी 35% हुआ है, तो यानी कि 100 में से 35 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा। और गुणे क्या कर देंगे, यहाँ 20% की वृद्धि हुई है, तो 100 + 20 120 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 13 5 65 और 2 6, तो ये हो जाएगा 13 छके 78 आया। अब पहले कितना था, 100 में से 78 घटा देंगे तो 22%। क्या हो जाएगा, ये घाटा हो जाता है, कमी हो जाता है, ठीक है,
22% कमी हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाता है। फिर देख लेते हैं, ये सब शॉर्ट तरीका है, थोड़ा लॉन्ग तरीका अलग तरीके से हो जाएगा। अब देख लेते हैं, 11 विद्यार्थी का औसत वजन 50 केजी है। यदि शिक्षक के 70 केजी वजन को कुल वजन में जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो 11 × 5 = 55, सभी का संयुक्त वजन कितना हो जाएगा? 11 का औसत 50 है तो 11 × 5 = 55, 550 प्लस 70 कर देते हैं, 0 7 5 12 और 5 1 6, 620 हो जा रहा है, यही है ना, 620। अब बढ़ गए हैं, 11 से 12 हो गए हैं, एक टीचर और शामिल हो गया तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 12 × 5 = 60, ठीक है, बचा 12, अब यहाँ पे 60 यानी कि 20 बचा, 12 कम में 12, फिर 8 बचा, दशमलव यहाँ लगाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 72, यही चलता जाएगा। तो एक ही इक्वेशन चलता जाए तो लास्ट में क्या कर देते हैं, 6 की जगह पे 7 कर देते हैं, स्टॉप हो जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 51.67, ठीक है। और 51.67 कहाँ है? नहीं है, यहाँ है, ठीक है, 6 ही लिखा हुआ, हालांकि 2 ही अंक यहाँ गणना किया हुआ, लेकिन 6 7 भी 51.67 रहता तो भी सही रहता, दोनों लिखा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 84 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 124 है, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, दो संख्याएं ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। तो हम एक फार्मूला से बताते हैं अक्सर कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाता है। तो देखो यहाँ पे पहले यहाँ क्या दिया है? दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं ए और बी माने, है ना। तो योग कर देते हैं दोनों का, a + b बराबर 84, दोनों संख्याओं का योग 84 है ना, हाँ। और देखो एचसीएफ और एलसीएम ये बराबर कितना होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, इसको a और इसको b कर देंगे, है ना। और दोनों a और b का गुणनफल कितना है? तो a और इसको ऐसे लिख सकते हैं, a और b का गुणनफल कितना हो जाता है? 3 × 124, है ना, ये निकल गया, यानी कि a + b 84 निकल गया और a b 3 × 124 निकल गया। इतना तो हो गया क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम बटे में कर देते हैं तो व्युत्क्रम हो जाता है। 1/a + 1/b बराबर, अब इसका योग करना है तो कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग a b नीचे कर देते हैं, ऊपर a + b, ऐसे हो जाता है। तो दोनों का वैल्यू तो निकल ही गया है, a + b यानी कि 84 और a b यानी कि 3 × 124, सिंपल है, 3 × 124, है ना। अब इसको मिनिमाइज रूप में लाएंगे तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84 हो जाएगा, और 12 ये कितनी बार में? 31 बार में कट जाएगा, ठीक है, 31 बार में ये 12 से कट जाएगा, कट करके देख लीजिएगा, 7/31 सही आंसर आ जाएगा, 7/31 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरह आज का डिस्कशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।